यस सर। ये बहुत धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है। यहाँ तक ठीक है ना? अभी तो और 10 लोग बचे हुए हैं यार, फटाफट आ जाते हैं। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं ना। सर इसमें आपने 2 साइंटिस्ट के नाम बताए थे, एक स्टेनले कोहेन और वो इन्होंने क्या किया था? हेबर्ट बोयर। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ऊपर अपने प्रयोग वगैरह करे थे, इन्हीं ने एक्सपेरिमेंट करे थे और बताया था कि यहाँ पे हम ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे जीन वगैरह को प्रतिस्थापित करके जो अनुवांशिक बीमारी है वो हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये बताई थी कि जो भी ऐसे उत्पादन वगैरह कर रहा है, जैसे एंजाइम वगैरह का, हम कृत्रिम रूप से किसी भी एंजाइम का उत्पादन कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों और वायु की सहायता से। यस सर। जिन लोगों को, जो लोग नहीं बोलते हैं वो माइक अपना म्यूट रखे, और अगर माइक बाय चांस म्यूट नहीं हो रहा है तो बेटा वो थोड़ा सा ना अपने फैमिली वाले मेंबर से थोड़ा सा दूर रहे, है ना। चलो फिर यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या आ रही थी, अब याद रखना है, जो प्रतिबंधन एंजाइम हो रहे थे यही सबसे मेन थे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में। फिर हिंद एंजाइम अभी बता दिया कि इसके अंदर में क्या हो रहे थे, तो यहाँ पे क्षार हो रहे थे, एडेनिन। दूसरी चीज, हाँ ये चीज अभी नहीं बताई, अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या चीज हो रहे थे यहाँ पे, दो पहचान स्थल रहते हैं, एक तो एडेनिन रहता है, दूसरा यहाँ पे ग्वानिन रहता है ना। दोनों का यहाँ पे हम मिथाइलीकरण करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वो दोनों क्या करते हैं, मिथाइलीकरण कर देते हैं, मतलब उसमें यहाँ पे जो मिथियोनिन बनता है वो वहां से हटा देते हैं, तो हम दूसरे एंजाइम वगैरह को यहाँ पे पहचान नहीं पाते हैं। तो जो एडेनिन रहते हैं और जो ग्वानिन रहते हैं ये क्या करते हैं, क्षारकों का मिथाइलीकरण कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो एडेनिन रहता है उसमें, उससे क्या बन जाता है, यहाँ पे मिथियोनिन बन जाता है ना। तो ये चीज याद रखना है, AUG बन रहा था स्टार्टिंग उदाहरण मिथियोनिन के लिए, तो उसमें यहाँ पे मिथियोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण दूसरे एंजाइम वगैरह को पहचान नहीं पाते हैं ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे नाभिकीय अम्लों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, और उसे जो अम्ल नाभिकीय अम्लों का विखंडन करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ना। जो नाभिकीय अम्लों का विखंडन करते हैं वो न्यूक्लियस कहलाते हैं। निशा आ गई है क्या बेटा? ठीक है, नोट किया ये वे एंजाइम जो सर एक बार रिपीट कर दीजिए। नाभिकीय अम्लों का विघलन करने वाले या विघटन करने वाले एंजाइम को न्यूक्लियस कहते हैं। एस वर्ड जहां पे भी किसी एंजाइम के साथ में जुड़ गया एस, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो किसी भी चीज का क्या कर रहा है, विघटन कर रहा है। ये एस, जहां पे भी एस वर्ड जुड़ जाता है मतलब वो किसी भी चीजों को तोड़ रहा है। यहाँ पे ये एंडोन्यूक्लियस हो गया, एक्सोन्यूक्लियस हो गया, ये सब तोड़ रहे थे ना। चलो फिर यहाँ पर इसके अलावा भी और भी एंजाइम रहते हैं, जो क्या है यहाँ पे कम से कम 900 एंजाइमों के बारे में पता है ना, मतलब अभी कम से कम 2000 एंडो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके बारे में पता हो गया कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे नहीं। ये जो है ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, लेकिन हमको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, नए डाटा पे नहीं जाना है। अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे 2000 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेंगे, लेकिन हमको अभी क्या रहना है, यहाँ पे 900 तक ही रहना है। चलो एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं ना। अब यहाँ नामकरण, ये नामकरण हमने उधर में भी पढ़ा था, है ना, 11th वाले वर्गीकरण वाले, इसमें हम नामकरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्या चीज हो रही है, जो नामकरण कर रहे हैं उसमें पहला शब्द वंश का और दूसरा और तीसरा शब्द उसकी जो भी कोशिका है उसकी जो जाति है उससे लिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे इको आर है, तो इको आर में क्या है, ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, ठीक है, ये चीज आ जा रही है ना। फिर यहाँ पे स्टीरिया इकोलाई RY13 इको R1 में
यहाँ पे क्या चीज हुई, आर क्या है, उसका प्रभेद है, मतलब वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है। और अगर यहाँ पे कोई दूसरी प्रकार का अगर कोई एंजाइम उपस्थित रहता है तो हम उसको दर्शा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अधिकतर हम क्या कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको ही यहाँ पे देख रहे हैं ना। कुछ यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है ना, तो कुछ जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हो गया, जो पानी की उपस्थिति के साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस कर दे रहा है, मतलब तोड़ दे रहा है, पानी का अणु बाहर निकाल दे रहा है, फिर उससे कोई दूसरा पदार्थ बना दे रहा है ना। चलो याद रहेगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो अंक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो रोमन अंकों में ही होना चाहिए, रोमन में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर ये अभी बता दिया, जो प्रतिबंधन एंजाइम जो न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं। फिर यहाँ पर दो दो रहते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। इन दोनों के बारे में बता दिया है कि ये क्या चीज कर रहे हैं। एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पूरा एक बड़ा डीएनए है, तो ये मान लो बहुत बड़ा है, उसमें से क्या हो रहा है, ये जो दो स्थान है इन जगह से तोड़ दिया उसने, ठीक है। ये किसका काम हो गया, एक्सोन्यूक्लियस का। एंडोन्यूक्लियस का क्या कार्य हो गया कि ये जो इसमें यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक क्रम दिख रहा है, ये जो एक स्पेशल इसमें सीक्वेंस दिख रहा है, यहाँ से इसको तोड़ दे रहा है, तो ये कार्य होता है एंडोन्यूक्लियस का। तो एंडोन्यूक्लियस विशिष्ट स्थान से तोड़ता है डीएनए को, लेकिन पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ता है। एक्सोन्यूक्लियस तोड़ता है विशिष्ट स्थान से, लेकिन पॉलिंड्रोमिक क्रम में नहीं तोड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज अच्छे से याद रखना कि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए खंड को विशिष्ट स्थान से तोड़ रहा है, ठीक है, और इसमें पॉलिंड्रोमिक क्रम में नहीं टूटता है। दूसरा एंडोन्यूक्लियस, पॉलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है? कल नहीं थे साक्षी क्लास में? सर मैं यशिका हूँ। यशिका हो, कल नहीं थी बेटा? सी पर समझ में नहीं आया मेरे को। चलो ठीक है, बता दे रहा। देखो, पॉलिंड्रोमिक क्रम का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने में आगे और पीछे दोनों साइड से समान हो। तो ये हो गया ये। अब इसको हम कहीं से भी पढ़ें, है ना, मतलब इस साइड से पढ़ रहा है तो भी ये सेम दिख रहा है, इस साइड से पढ़ रहा है तो भी ये सेम दिख रहा है ना। तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है, वो एंडोन्यूक्लियस का कार्य होता है कि ये जो डीएनए इसमें यहाँ पे ये जो पॉलिंड्रोमिक क्रम दिख रहा है, इस क्रम को तोड़ना, है ना। पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ना मतलब वो उन्हीं स्थानों को तोड़ेगा जहां तक पॉलिंड्रोमिक क्रम बन रहा है, मतलब आगे पीछे दोनों साइड से उसको जोड़ने में यहाँ पे सेम होना चाहिए, या पढ़ने में वो कैसे होना चाहिए, सेम होते हैं। यही क्रम क्या कहलाता है, यहाँ पे पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इतना आ गया। आगे अब बारी आ रही है यहाँ पे प्रोसेस की, कि हम एक अगर यहाँ पे एक प्रतिबंधन एंजाइम है ना, मतलब हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो उससे हम यहाँ पे रिकम्बाइंड डीएनए कैसे बनाते हैं, पुनर्योगज डीएनए कैसे बनाते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए ये जो प्रोसेस दी है, अब इसमें देखो क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो, कि कहाँ पे क्या क्या चीजें है ना, यहाँ जितने नाम आ रहे हैं ये सब नाम यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। चलो अब इसको एक साइड से बता रहा हूँ, है ना, और यही लास्ट चीज होंगी बेटा भैया, ठीक है। देखो क्या चीज हो रही है, एक हमारे पास वेक्टर डीएनए, ये वाला जो है ये क्या है, वेक्टर डीएनए, और ये क्या है, बाहरी जीन है। बाहरी जीन मतलब वो वाला यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस है, या वो वाले जीन है जिससे हमको कोई एंजाइम या कोई प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हो रहा था, वो वाला। उसको हम किसके साथ जोड़ने वाले हैं, यहाँ पे वेक्टर के साथ में। और ये क्या है, यहाँ पे वेक्टर डीएनए। तो वेक्टर डीएनए में किसका यूज करते हैं, वेक्टर डीएनए में हम ई कोलाई का प्लाज्मिड का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इको R1 है के डीएनए क्रम का GAATIC में रहने पर डीएनए के बेस में A व G के बीच में टूट जाता है ना। तो यहाँ पे क्या चीज हुई है, ये A और G से यहाँ पे टूट गए हैं पॉलिंड्रोमिक क्रम में, है ना। देखो यहाँ पे ये वाला स्टैंड देखो तो भी ये क्या है, यहाँ से एक जैसा पड़ रहा है, और इस वाले को देखो तो इसका सेम अपोजिट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वाले। तो जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे उसकी सहायता से हमने दोनों को तोड़ दिया। अब यहाँ पे दोनों को तोड़ रहे हैं। शुरू से याद रखो हमने क्या बोला था कि डीएनए खंड को पहचान करना है और डीएनए खंड यहाँ पे प्राप्त करना है। तो जब हम पहचान कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं तो हम दोनों डीएनए को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से तोड़। अब वो यहाँ पे ऐसे पूछ लेता है कि भाई हम वाहक या
वाहक को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ते हैं। तो हम बाहरी डीएनए को किसके द्वारा तोड़ते हैं, है ना, उसको किसके द्वारा, पॉलिंड्रोमिक क्रम, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की ही सहायता से हम पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ते हैं, है ना। और वो भी कौन से वाले से तोड़ते हैं, जो एंडोन्यूक्लियस है उसके द्वारा, एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। अब यहाँ पे हमको ये दो स्टैंड प्राप्त हो गए, और इनके जो दोनों सिरे हैं वो कैसे मिल गए, उनको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। यहाँ पे देखो ये जो चीजें लिखी हुई है, ये वेक्टर डीएनए है ना, ये फॉरेजन डीएनए, यहाँ पे इकोलाई आर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्रम है ना। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्या है, स्टिकी एंड है, ये भी और ये भी, ये दोनों क्रम क्या होना है, एक दूसरे के साथ में यहाँ पे चिपक जाना है। अब चिपकेंगे कैसे, जब हम यहाँ पे लाइगेज एंजाइम आएगा तो ये दोनों क्रमों को क्या कर देगा, वो जोड़ देगा, है ना। दूसरी चीज, दोनों की अगर हम दिशा बात करें तो अगर इस पर इस साइड से यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जाने वाला सीरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टिकी एंड है, पॉलिंड्रोमिक क्रमों में टूटे हुए है ना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहना है, लेकिन कैसे रहना है, समान भी रहना है, आगे पीछे से पढ़ने में समान रहता है। फिर जब हम यहाँ पे लाइगेज एंजाइम डाल दे रहे हैं, तो लाइगेज एंजाइम क्या कर देना है, इन दोनों स्टिकी एंडों को यहाँ पे जोड़ दे रहा है, और एक हमको यहाँ पे कंबाइंड वाला डीएनए मिल रहा है, जिसके अंदर में क्या हो रहा है, दोनों तरह के जीन उपस्थित है। ये जो हमारा यहाँ पे जो फॉरेजन डीएनए था इसका भी, और यहाँ पे जो वाहक है वेक्टर डीएनए है उसके भी जीन उपस्थित है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बाइंड डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिकम्बाइंड डीएनए प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप में बनेंगे? बेटा यहाँ पे वो डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी चीज, अभी जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बताया कि वो यहाँ पे वेक्टर डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ रहा है, तो बाहरी फॉरेजन डीएनए को कौन पॉलिंड्रोमिक क्रम में तोड़ेगा, तो उसको भी कौन तोड़ेगा, यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस है ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो ही यहाँ पे तोड़ेगा। इसके अंदर में रिकम्बाइंड डीएनए बनाने के लिए, है ना, अगर हम प्लाज्मिड, वो बोलता है ई कोलाई का अगर यहाँ पे प्लाज्मिड अगर यूज कर रहे हैं, तो वो बोल देगा कि इसके अंदर में पहचान स्थल कौन सा होता है, तो पहचान स्थल होता है यहाँ पे ए और जी। ठीक है, ए जी, ठीक है, ये जी ए, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका पहचान स्थल है जहां से वो पॉलिंड्रोमिक क्रम में टूटने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए को तोड़ दिया जाता है तो उसके सिरों को क्या बोलते हैं, तो वो कहलाते हैं स्टिकी एंड, है ना, चिपचिपे छोर, स्टिकी एंड कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, वेक्टर डीएनए और बाहरी डीएनए फॉरेजन डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम उसको जोड़ते हैं। फिर दूसरा अगला पूछ सकता है कि वेक्टर डीएनए और फॉरेजन डीएनए को जोड़ने से किस प्रकार का डीएनए प्राप्त होता है, तो सी डीएनए प्राप्त होता है ना, कंबाइंड डीएनए प्राप्त होता है ना, रिकम्बाइंड डीएनए प्राप्त होता है। सारी चीजें एक ही वर्ड है, पुनर्योगज डीएनए, है ना। सर ये लास्ट की लाइन डबल बोल दीजिए। लास्ट की लाइन कि वेक्टर डीएनए और फॉरेजन डीएनए को जोड़ने से कौन सा डीएनए प्राप्त होता है, तो सी, स्मॉल सी में लिखा हुआ रहेगा क्या, जैसे हमने उधर बी डीएनए सी डीएनए वगैरह देखे थे, तो ये हो गया, ये सी, ये ऐसे लिखा रहेगा वो, है ना। या तो फिर कैपिटल लिखा गया ये, या तो फिर ये, अरे लिखा है रिकम्बाइंड डीएनए, है ना। ये ऑप्शन दिए रहेंगे कि किस प्रकार का डीएनए प्राप्त होता है, तो ये दिया है, तो ये इनमें से कोई भी दिया है तो सही है। ठीक है, कंबाइंड डीएनए, रिकम्बाइंड डीएनए, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रिकम्बाइंड डीएनए, है ना, कि वो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको जोड़ के पुनर्योगज डीएनए हमने प्राप्त किया है। ठीक है जी सर। चलो ठीक है, यहाँ तक और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। यहाँ पर ये जो मोबाइल के नाम से जुड़े हुए हैं ना, वो अगर अपने डिवाइस के नाम की जगह अगर अपना नाम डाल लूंगे तो मेरे को नाम लेने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएंगी, है ना, और पता भी चलेगा कि कौन है और वो कितनी क्लासे अटेंड कर रहे हैं ना।
तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान वो करो, थोड़ा सा चेंज कर दो सारे लोग अपने डिवाइस का नाम, है ना, और अपना नाम डाल दो वहां पे, है ना। दूसरी चीज ये है कि इसके आगे का हम कल देखेंगे, और जो क्या, हाँ, जो वो YouTube वाला चैनल है वो सब्सक्राइब करवा दो यार बेटा, है ना, और उसको शेयर वगैरह कर दो, है ना। और शाम में इतने कर तक, दिया है। हाँ, जिनने कर दिया अच्छी बात है, जिनने नहीं किया है वो लोग करेंगे, और उसको शेयर भी करते रहो, जो वीडियो वगैरह डाल रहे हैं हम लोग उसको शेयर भी करो। इतना तो इतना रिस्पांस दो, साथ में क्लास के लिए ये रिस्पांस नहीं दो कि ठीक है अच्छी थी, ठीक थी, कोई कोई चीज उसमें कहाँ पे कोई चीज तुम लोगों को ऐसा लगा कि छूट गई है, वो वाला रिस्पांस चाहिए कि तुमको कहाँ पे क्या समझ नहीं आया है। हाँ, क्लास ठीक थी वो तो चलो बोल सकते हो, लेकिन कहाँ पे क्या चीजें छूट गई है वो चीजें बताओ, है ना, या कहाँ पे क्या चीज समझ नहीं है वो उसका मैसेज छोड़ो, है ना। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, किसी को कभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को लिख के सेंड कर दो, उसकी फोटो खींच के सेंड कर दो, है ना। तो ये चीज करना है ना। रिस्पांस का मतलब ये नहीं कि वो यस ढेर सर। भर के हम कॉपी पेस्ट वाले मैसेज उठा के पटक दे कि हाँ, नहीं, है ना, ऐसे नहीं करना है। चलो ठीक है तो फिर। सर जो उनको चैन होता है ना वो कैंसर का मतलब हाँ, ऑन्कोजीन जो रहता है वो कैंसर मतलब जो कोशिका है उसकी वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करता है, वृद्धि और विभाजन को नियंत्रित करता है। और वो अगर सक्रिय हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होना है, वो कोशिका अनियमित रूप से वृद्धि और विभाजन करने लग जाती है, इसके कारण वहां वो कैंसर जो कंडीशन बन जाती है उसको हम फिर कैंसर बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, सभी को गुड डे, है ना।